बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 59 मुलाहिज़ा फरमाएं। शेख हंसा, तुम उल्टी बात कर रहे हो। हालात की आजमाइश में जो दोस्ती परवान चढ़ती है वही दोस्ती होती है। मालूम है कल रात मैंने तुम्हें इतनी आसानी से दस्तखत क्यों कर दिए थे? इसलिए कि तुम्हारी सूरत देखकर मुझे एतबार आ गया था। मुखबरी करने वाले ऐसे बात नहीं करते, वो सौदा करते हैं। जितनी बड़ी आसामी हो उतना ही बड़ा इनाम तलब करते हैं। तुमने तो वो नोट भी अपनी जेब से निकाले थे। अगर तुम्हारी जगह कोई और पेशावर मुखबर होता और मेरी जगह SHO साहब होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लाख में से 50,000 रुपये SHO साहब ले जाते, बाकी दूसरे लोगों में उनकी हैसियत के मुताबिक तकसीम होते तो मुखबर को भी 10,000 ज़रूर मिल जाते। मैं समझा था कि तरक्की पाने के ख्याल से तुम फ़ौरन राज़ी हो गए होगे। मैंने कहा तरक्की? वो तलखी से था। यह हो सकता है कि DIG साहब मुझे तारीफ़ी सनद और 500 रुपये की गरां कदर रकम बतौर इनाम अदा कर दें और अखबार में उनकी तस्वीर भी आए। लेकिन अब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र यकीनी हो गया है। शायद मुझे फिर कभी किसी थाने में पोस्ट ना किया जाए कि मिस्टर ईमानदार हेड क्वार्टर में बैठ कर क्लर्की करो और शौक़ से रिज़्क़ हलाल कमाते रहो। खैर अब तुम जाके इससे मिल लो। शेख ने कलाई की घड़ी देखी। खाना तलाशी के वारंट और मजिस्ट्रेट साहब आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। उसने आईनी सलाखों वाले एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो बरामदे के आखिरी हिस्से में था और दरवाजे में खड़े हुए सिपाही से कहा कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। चिरागदीन घुटनों में सर दिए फर्श पर बैठा हुआ था। दरवाजे का कफल खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठा के मुझे देखा। संतरी मुझे तफ्तीश करने वाला CIA का कोई अफीसर समझ के दरवाजे से दूर हट गया था। चंद सेकंड तक मैं और चिरागदीन पलक झपकाए बगैर एक दूसरे को देखते रहे। खिलाफ तवक्को मुझे देखकर चिरागदीन मुश्तइल नहीं हुआ था और मुझ पर हमला नहीं करने दौड़ा था। वो इंतहाई शिकस्त खुर्दा और मायूस नजर आता था। मिलाकर उसने कहा, तुमने ये क्यों किया सिकंदर? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। मैंने दीवार का सहारा लेकर इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई। मेरा तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम खुद फौजिया से शादी करने से इनकार कर चुके थे। वो बोला, फौजिया का नाम यहाँ मत लो। मैंने बड़ी फुर्ती से उसके लात रसीद की। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना था और ज़रब इतनी शदीद थी कि वो बैठा ना रह सका। इस मामले का फौजिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने फिर सुकून से खड़े होकर कहा। चिरागदीन गर्द आलूद फर्श पर पड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। दहशत से उसकी आवाज़ बंद हो गई थी और उसकी फटी फटी आंखें मुझे यूं देख रही थी जैसे मैं फरिश्ता या चलूं। चंद सेकंड बाद वो पिटे हुए कुत्ते की तरह हाथों और पैरों के बल उठा और दीवार से कमर लगा के बैठ गया। फिर तुमने मुझसे ये दुश्मनी क्यों की? वो कांपती हुई आवाज़ में बोला। क्या मेरे बाप ने तुमसे कोई दुश्मनी की थी? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें मौत से ज़्यादा सख्त सज़ा देना चाहता हूँ। खुशकिस्मती हमेशा आदमी का साथ नहीं देती, बल्कि अक्सर इंसान तो अपनी बदबख्ती को भी अपनी खुशकिस्मती फ़र्ज कर लेता है, जैसा कि तुमने किया। जब खुशकिस्मती ने मेरे बाप का साथ छोड़ा तो उसने तुम जैसे लोगों पर एतमाद किया और अपने नौकरों का नौकर बनने पर मजबूर हुआ। तुम्हारी बदबख्ती की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जिस शख्स ने तुम्हें गिरफ्तार किया उसे तुम्हारी दौलत भी नहीं खरीद सकी। खुदा ने हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया है। यह पुलिस अफीसर लाखों में एक था जिसने तुम्हारे 1 लाख रुपए पर थूक दिया। तुम उसे 10 लाख या 10 करोड़ देकर भी नहीं बच सकते थे क्योंकि तुम्हारे लिए सज़ा का वक्त आ गया था। सज़ा तो तुम्हें उसी वक्त मिल जानी चाहिए थी जब तुमने नमक हरामी की थी और मेरे वालिद की दौलत में गबन किया था, मगर उस वक्त तुम बच गए थे। तुम उस दौलत में दिन रात इजाफा होते देख कर खुश होते रहे। तुम्हें ख्याल ही नहीं आया कि इसी तनासुब से तुम्हारी सज़ा भी बढ़ रही है। गबन के इल्ज़ाम में शायद तुम्हें साल 6 महीने की सज़ा होती, अब तुम्हें 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, उम्र कैद भी और फांसी भी। तुम अपने बाप के कत्ल का जुर्म भी मुझ पर आयद करोगे? चिरागदीन तन से बोला। नहीं, उनकी मौत को अब कत्ल साबित करना मुश्किल है। मैंने इत्मीनान से कहा, लेकिन सलामत शाह के कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर साबित किया जा सकता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा साथ देने वाला अब कोई नहीं रहा। शिरवानी साहब तुम्हारा नाम भी सुनना गवारा नहीं करेंगे। मैं और मोहसिन सब कुछ कर सकते हैं। अब अपना पैसा, असर और रसूख सब कुछ इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ सबूत और शहादत भी ला सकते हैं। दुनिया में ये सब कुछ होता ही रहता है। बस मेरे बाप के साथ भी यही हुआ था, इसलिए वो अकेला था। लेकिन यह हो सकता है चिरागदीन के बैस सलामत शाह के कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आयद करने के लिए कुछ ना करूं और तुम तख्ता-ए-दार तक पहुंचने से बच जाओ। उसके लिए तुम 2 सवालों के जवाब दोगे। कौन से 2 सवाल? चिरागदीन ने नज़र उठा के पूरी उम्मीद लहजे में कहा। पहला सवाल यह है चिरागदीन के आखिर मेरे वालिद ने सारे शहर को छोड़कर तुम्हारे घर में मुलाजमत क्यों की थी? मैंने कहा, ऐसी नौकरी तो वजीर खान को हर घर में मिल जाती, फिर वो तुम्हारे पास क्यों आया? जबकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि तुम वही जलील आदमी हो जिसने सबसे पहले उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। इस दोहरी जिल्लत को उसने क्यों कबूल किया था? मुझे नहीं मालूम। कसम खुदा की मुझे मालूम होता तो तुमको ज़रूर बता देता। चिरागदीन मुर्दा आवाज़ में बोला। वो मेरे पास आया तो तबाह हो चुका था। उसने मुझे बताया कि उसका सारा कारोबार ख़त्म हो चुका है और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज है।
क्या तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि उसने तुमसे झूठ बोला था? मैंने कहा, कारोबार बदस्तूर चल रहा था, बल्कि बहुत फैल गया था। उसके 3 पार्टनर हो गए थे, जिनमें से एक मीर शराफत अली था। वही मीर शराफत अली जिसके कत्ल का तुम पर इल्जाम है? वो बोला। हाँ, वही मीर शराफत अली। मैंने कहा, वजीर खान भी आखिरी वक्त तक कानूनी तौर पर एक मालिक था, और हिसाबात देखने से मालूम होता है कि उसे मुनाफे में से जो हिस्सा मिला था उसकी रकम कई लाख थी। हो सकता है तुम जो कुछ कह रहे हो वो ठीक हो, लेकिन मैं कैसे तस्दीक करता? मुझे क्या जरूरत थी तस्दीक करने की? उसने जो कुछ कहा मैंने सच मान लिया। मैं कैसे फर्ज करता कि लाखों का मालिक मेरे पास पनाह की दरख्वास्त लेकर आएगा? तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, इसलिए मैं दूसरा सवाल करता हूँ। क्या मरियम को तुमने इसलिए मरवाया था कि तुम उसके बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझते थे? इस सवाल का रद्देमल ऐसा था जैसे मैंने बारूद में चिंगारी फेंक दी हो। तुम झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, भौंकते हो, कुत्ते जलील। वो दीवाना वार मुझ पर हमलावर हुआ। उसके मुंह से जाग के साथ एक से एक गंदी गाली निकल रही थी। मैंने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद किया और वो दूर जा गिरा, लेकिन वो फिर पागल कुत्ते की तरह जस लगा कर आया। मैंने ज्यादा कुव्वत से दूसरा मुक्का रसीद किया, लेकिन इसी दौरान में शोर सुनकर सिपाही अंदर आ गया था। चिराग दीन के दूसरी बार उठने से पहले मैं बाहर आ गया और संतरी ने दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया। याद रखना चिराग दीन कि तुमने मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। मैंने सलाखों के बाहर से कहा और चल पड़ा। दूसरी तरफ से मुझे SHO के अलावा सब इंस्पेक्टर शेख भी अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। वो सब खासे परेशान थे। चिराग दीन अब दरवाजे के पीछे खड़ा चिल्ला रहा था, मुझे धमकियां दे रहा था और गालियां बक रहा था। सिकंदर उल्लू के पट्टे, कमीने, बदमाश, मैं तो इसे निमट लूंगा। तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था, तो तू क्या चीज है? तू समझता है चिराग दीन को जेल हो जाएगी? पागल के बच्चे, तुझे क्या मालूम चिराग दीन कौन है और क्या है? मेरे पास आला दीन का वो चिराग है जिसकी सारी दुनिया गुलाम है। मेरे पास पैसा है, पैसा। तुम्हें तो इस शख्स को पागल खाने में रखना चाहिए था। मैंने SHO से कहा, जेल खाने में नहीं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम जानते हैं। SHO घुराया, अब यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। दरवाजे पर खड़ा हुआ संतरी सूरत हाल से बदहवास हो गया था। उसने मुझे तफ्तीश करने वाला ऑफिसर समझने की गलती की थी और दूर खड़ा हो गया था, और अब उसे ये मालूम नहीं था कि मैंने इस कैदी के साथ क्या बात की थी जिससे वो इतना मुश्तइल है। उसे SHO के तेवर भी खतरनाक और बदले हुए दिखाई दे रहे थे, मगर सब इंस्पेक्टर शेख ने सूरत हाल को फौरन समझ लिया था। चिराग दीन, शेख ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने ये हंगामा और दीवानगी का मुजाहरा जारी रखा तो मैं तुमको जंजीरों से बांधने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ यहाँ सब कुछ कर सकते हो, चिराग दीन ने चिल्लाकर कहा, लेकिन अदालत में तुम मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये मत भूलो कि तुम एक मामूली सब इंस्पेक्टर हो, हाकिम नहीं हो। मैं बड़े से बड़ा वकील कर सकता हूँ। इससे पहले कि बात बढ़ जाती, मैंने वहां से खिसक जाना मुनासिब समझा। SHO किसी चोट खाए हुए सांप की तरह था। दरमियान में अगर SP जामन रिजवी का हवाला ना होता तो मुझे इसी वक्त बंद कर देता कि मैंने हवालात में कैदी के साथ मारपीट की और थाने में फसाद का मुअज्जब बना। शेख तो मातहत था और उसकी हिमायत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। थाने से निकलकर मैंने घड़ी में वक्त देखा, अभी 1 घंटा ही हुआ था। अगर मोहसिन और राबिया के घर पर मिलने का इम्कान होता तो मैं वापस चला जाता और बाकी दिन उनके साथ रहता, लेकिन मुझे मालूम था कि वो बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए निकल चुके होंगे। कुर्बो जवार में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ मैं सुकून से बैठकर कुछ सोच सकता। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि चिराग दीन मेरे दूसरे सवाल पर क्यों भड़क उठा था। क्या मैंने उसकी दुखती रग पर अंगारा रख दिया था? क्या मरियम के बारे में क्या सराई में हकीकत को दखल था? मोहसिन ने मुझे एक सच्चा वाक़या सुनाया था। उसके बावजूद मेरा जहन ये तस्लीम नहीं करता था कि अज़दवाजी ज़िंदगी में मरियम जैसी औरत और चिराग दीन जैसा मर्द एक दूसरे का भरम रखने के लिए और बाइज़्ज़त तौर पर कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना गैर अखलाकी समझौता करने पर मजबूर थे। मजबूरी तो किसी को भी नहीं थी। चिराग दीन ने अपनी मर्जी से और बड़े जतन करके मरियम से शादी की थी और बज़ाहिर मरियम ने मशरकी औरत की रवायात पर अमल करते हुए वालिदैन की खुशी पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। क्या यह भी फरेब ख्याल था? मरियम ने वालिदैन की खुशी को बहाना बना के दौलतमंद चिराग दीन को कबूल कर लिया था और अपने मुखलिस पुरिस्तार को छोड़ दिया था। बिलाशुबा मरियम अपनी फितरत के एतबार से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरे लिए यह तसव्वुर करना महाल था कि उसने जानते बूझते एक ऐसे शख्स के साथ निभा किया जो हरगिज़ उसका शोहर कहलाने के काबिल ना था। वो इतनी गिरी हुई औरत बहरहाल नहीं थी। अगर उसूल दौलत ही उसका मकसद होता तो शादी के बाद वो किसी भी वक्त अलग हो सकती थी। 1 लाख का हक महर तो उसका कानूनी हक था, मगर वो चिराग दीन से ज़िनी अज़ियत का खर्जाना भी वसूल कर सकती थी। किसी अदालत में जाए बगैर चिराग दीन उसको सब कुछ दे देता। मरियम को अदालत में जाने से भी कौन रोक सकता था? मेरे चश्मे तसव्वुर से मरियम के बच्चों को देखा जो अपनी माँ के साथ ही अब्दी नींद सो चुके थे। 2 नंबर बस में सवार होने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे दाएं और बाएं हाथ पर खड़े हुए मुसाफिर एक तरह से मुझे नरगे में लिए हुए हैं।
अगरचे बस में इतनी भीड़ नहीं थी कि खड़े होने वाले आपस में चिपकने पर मजबूर हों, लेकिन वो दोनों मुझसे चिपके खड़े थे और उनमें से एक इस पोजीशन में था कि मुझे बस से उतरने ना थे और मेरे खंजर घोंप कर चलती बस से कूद जाए। डबल डीकर बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होती, मगर इतनी बड़ी चीज़ को फ़ौरन रोका भी नहीं जा सकता। वो शख्स ज़रा भी फुर्ती दिखाता तो किसी के ताक़ुब में आने से पहले गायब हो जाता। इन दोनों की सूरतों पर एहसास जुर्म की तहरीर थी या मेरे एहसास का करिश्मा था कि मैं उनकी नीयत को भांप किया था। जिस्मानी तौर पर वो किसी तरह भी मुझसे कम नहीं थे और अगर उनसे बराए रास्त मुकाबले की नौबत आ जाती तो किसी को खबर होने से पहले मेरा काम तमाम हो जाता। उनके इस कदर करीब होने का मतलब भी बहुत वाज़ेह था। वो जानते थे आज़ादी से हाथ पैर इस्तेमाल करने का मौका मिला तो मैं आसानी से दोनों को चित कर दूंगा। चुनाचे उन्होंने मेरे लिए हिलने की जगह भी नहीं छोड़ी थी। चंद सेकंड में दोनों तरफ से मेरे सीने में खंजर उतार के फरार हो सकते थे। खंजर को महारत से इस्तेमाल करने वालों के बारे में कहा जाता है कि बाज़ औक़ात खुद मरने वाले को भी पता नहीं चलता कि किसी ने कब और कैसे पेट चाह कर दिया, और यह खंजर की धार के अलावा हाथ की सफाई का कमाल होता है। खतरे का एहसास हो जाने के बाद देर करना खुदकशी के मुतरादिफ था। शमला पहाड़ी पर बस ने मोड़ काटा तो मैं एकदम पीछे की तरफ हटा और 2 सीटों पर बैठे हुए मुसाफिरों की गोद में जा लेटा। उनमें से एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग गुआर थे जिनके साथ खिड़की वाली सीट पर उनकी बेटी या बीवी बैठी हुई थी। अभी उनके मुंह से सूरदा पुत्र ही निकला था कि मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन उठते उठते मैंने दोनों टांगे मुखालिफ समतों में इस तरह फैलाई कि खंजर आजमाई के मुनासिब मौके का इंतजार करने वालों के कदम उखड़ गए। मेरे दोनों बूट उनके टखनों पर बड़े जोर से लगे और इससे दूसरे के पैर की बुनियादें भी हिल गई थी। वो सीटों के दरमियान मुंह के बल गिरे और इधर बुजुर्गवार की बेटी या बीवी ने भी वावेला शुरू कर दिया और मुझे मुश्तंडा बेशर्म कहा। मैंने इल्ज़ाम ड्राइवर को दिया जिसने इतनी रफ्तार से बोर्ड काटा। कंडक्टर ने ड्राइवर की हिमायत करते हुए मेरे इल्ज़ाम की पुरजोर अल्फाज में तरदीद की और ये सब कुछ 1 मिनट से भी कम वक्त में हो गया। मेरे दुश्मन मेरी चाल को समझ गए थे। उनमें से एक ने मुझे मुश्तइल करने के लिए बहुत गंदी सी गाली दी, मगर मैंने मुस्कुरा के कहा, माफ़ करना पहलवान जी। मुझे मालूम था कि एक बार झगड़ा शुरू हो गया तो दोनों तरफ से लोग उठ खड़े होंगे और इस तंग जगह में जो अफरा तफरी फैलेगी इससे फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों में से कोई अपना काम कर जाएगा। मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता था कि वो खंजरबाज हैं, उनके पास रिवाल्वर भी हो सकता था। बस की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि कूदने की सूरत में मेरी गर्दन या टांग टूटने के इम्कानात 50-50 थे। मज़ीद ये कि वो दोनों उठते ही दरवाजे के करीब रास्ता रोक कर खड़े हो गए थे। मैंने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया और फिर अचानक मुड़कर जीने की तरफ चढ़ गया। ऊपर की मंजिल पर ज़्यादा जगह थी। आमतौर पर कंडक्टर ऊपर किसी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं देते थे। इस वक्त भी तमाम सीटें भरी हुई थी और मैं मायूस हो के वापस नीचे आने के लिए पलटा ही था कि बैक वक्त 2 मुसाफिर उठे। मैं फौरन उनकी सीट पर बैठने के लिए लपका। नीचे वो दोनों अब भी दरवाजे में खड़े थे, लेकिन जीने के ऊपर लगे हुए गोल शीशे में मुझे बैठता हुआ देख चुके थे। इस शीशे में कंडक्टर को ऊपर की मंजिल की खारिज सीट साफ नजर आती थी। मेरे साथ वाली सीट खाली पड़ी थी। जब मैंने सर घुमाकर देखा तो उनमें से एक ऊपर आ चुका था और मैं उसे अपने साथ बैठने से मना नहीं कर सकता था। मेरी सीट खिड़की के साथ थी, चुनाचे अब मैं पहले की निस्बत ज्यादा टाइट पोजीशन में था। क्या चाहिए तुम्हें? उस शख्स की तरह मैंने भी अपने ज़ाहिरी सुकून और एतमाद में फ़र्क नहीं आने दिया। भागने की कोशिश से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो मेरी तरफ झुककर आहिस्ता से बोला और ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने मुझसे कोई पुरलुत्फ बात की हो। मैंने भी मुस्कुराकर उसे देखा। ज़रा सी देर के लिए उसका हाथ जेब में गया। उसने बाएं हाथ से रिवाल्वर को थोड़ा सा बाहर निकाला और मुझे एक झलक दिखा के वापस अंदर कर दिया। मेरे सिवा किसी ने भी इस छोटे से ऑटोमेटिक रिवाल्वर की नीलियों और सफाक चमक को नहीं देखा था। सड़क के किनारे लगे हुए दरख्तों की आगे बढ़ आने वाली शाखें बस की बाड़ी से टकराईं और कुछ पत्ते उड़ते हुए अंदर आ गए। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे गाल पर चांटा मार दिया है। उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। बाईं तरफ पीतल की वो पाइप जैसी सलाख नहीं थी जो बस के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हर खिड़की को 2 हिस्सों में तकसीम करती थी और जिसकी मौजूदगी में कोई अपना सर खिड़की से बाहर नहीं निकाल सकता था। हर खिड़की तकरीबन 2.5-3 फुट लंबी और 1.25 फुट के करीब ऊंची थी। बेशतर शीशे जो एक बार टूट गए थे दोबारा नहीं लगाए गए थे। चुनाचे मेरे बाएं हाथ पर शीशे और सलाख की अदम मौजूदगी के बायस बाहर निकलने का रास्ता पैदा हो गया था। अलबत्ता किसी चलती हुई डबल डेकर बस की दूसरी मंजिल से सड़क पर छलांग लगाना इकदाम खुदकशी का केस बन सकता था। मुकाबले के बगैर खुद अपनी जान लेना तो दुश्मन की ख्वाहिश की तकमील के मुतरादिफ था। ये तो जाहिर है कि तुम मुझे भागने नहीं दोगे। मैंने भी आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पास रिवाल्वर है तो भरा हुआ भी होगा और तुम्हें चलाना भी आता होगा। खैर एक बात बताओ कि इस काम का मुआवजा कौन अदा करेगा, डिसलवा या चौधरी दिलावर? मैंने उसे चौंकते हुए देखा। मेरा मकसद भी यही था कि ज़रा सी देर के लिए उसका जहन अपनी सारी तवज्जो पर मरकूज ना रह सके, क्योंकि मेरी नज़र उन दरख्तों पर थी जिनकी शाखें फैले हुए बादुओं की तरह मेरे करीब से गुजरती जा रही थी। अभी मेरे कातिल खम सफ़र को जवाब सूझा भी ना था कि मैंने सामने से एक दरख्त की शाख को करीब आते देखा।
और पलक झपकने में मैंने शाह को गिरफ्त में ले लिया। मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं बस से बाहर निकलकर हवा में मुअल्लक रह गया। अगर मुझसे सेकंड के 1000वें हिस्से की ताखीर हो जाती तो 10 गिरी के लिए खिड़की तक पहुंचने वाली शाह गुजर जाती और मैं सड़क पर गिरता तो अगले रोज के लिए अखबारों में चिराग दीन की गिरफ्तारी के अलावा मेरी खुदकशी की खबर भी शाया हो जाती। बस आगे निकल गई थी। मेरी टांगों पर खिड़की से टकरा कर चोट आई थी। मैं जानता था कि झटका बहुत शदीद होगा और अगर मैंने शाह पर गिरफ्त कायम ना रखी तब भी लाश की तरह नीचे गिरूंगा। अंदेशा ये भी था कि झटके से मेरा शाना उतर जाए या मैं नीचे गिरूं तो कोई गाड़ी मुझ पर से गुजर जाए। अच्छे से अच्छा ड्राइवर जमीन पर चलने वालों को बचा सकता है, आसमान से टपकने वालों को कैसे बचा सकता है। जब मैंने खुद को सही सालम हालत में पके हुए फल की तरह डाल से लटकता हुआ देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया जिसे मेरी जिंदगी मंजूर थी। इस कैफियत में भी मेरे कानों ने उस फायर की आवाज़ सुन ली थी जो मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने सोचे समझे बगैर बदहवासी के आलम में कर दिया था। बस में पहले ही भगदड़ मच गई थी, लेकिन इस हंगामे की खबर नीचे पहुंचने में कुछ वक्त लगा और जब ड्राइवर ने बस रोकी तो मेरे और बस के दरमियान 100 गज से ज्यादा का फासला खायल हो चुका था। शाख बहुत लचकदार थी वरना टूट भी सकती थी। मेरे बदन को शाख ने तकरीबन दोहरा कर दिया था और मेरे पैर जमीन से 5 फुट ऊपर रह गए थे। हाथ छोड़ते ही मैं पैराशूट से उतरने वाले की तरह जमीन पर पहुंचा। बस में से ड्राइवर और कंडक्टर की क़यादत में बहुत से जोशीले तमाशाई भी मेरी तरफ भागते चले आ रहे थे और उनमें वो बदमाश भी शामिल था जो नीचे दरवाज़ा रोके खड़ा था। ऊपर वाले के बारे में फ़र्ज किया जा सकता था कि बाकी मुसाफिरों ने उसे काबू कर लिया और अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा। मैं बेतहाशा भागा और ज़ेरे तामीर इमारत में दाखिल होकर बाल रोड पर निकला। वहाँ से फिर मैंने दौड़ लगा के ट्रैफिक की परवाह किए बगैर सड़क पार की और बागे जना के लेडीज पार्क में घुस गया। वहाँ इस वक्त भी 7 साल से 17 साल तक की लड़कियां झूल रही थी। उन्होंने एहतिजाजी चीख मारी और मैं दाईं तरफ दौड़ता हुआ जिम खाना की इमारत में दाखिल हो गया जो रोमन तर्ज के लंबे लंबे सतूनों और बड़े बड़े दरवाजों और मखरूती छत वाली इमारत थी। इमारत में कोई शख्स जो मिंबर ना हो अंदर कदम भी नहीं रख सकता था, लेकिन इस वक्त वहाँ मुलाजमों के सिवा कोई नहीं था जो मामूल के मुताबिक जाड़ पूंछ और आराइश के काम में मसरूफ थे। मैंने पहले उस इमारत को अंदर से नहीं देखा था। अंदर ना जाने कितने कमरे और हाल थे। मुझे 3 वेटर टाइप लोगों को नॉक आउट करना पड़ा जो मुख्तलिफ कमरों में मिले क्योंकि वो शोर मचाने पर आमादा थे। मैंने उनको सोफों के पीछे कालीन पर इस तरह लिटा दिया कि कोई अंदर आए तो उसे कुछ दिखाई ना दे। वो तीनों आधे घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये मैं जानता था। मुझे बाहर निकलने के रास्ते या समत का कोई अंदाजा नहीं रहा था। इत्तफाक से चौथे कमरे में कोई नहीं था और यह कमरा कार्नर का था। मैंने दरवाजे अंदर से बंद किए और खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। ज्यादा मुश्तिल मिजाज लोग मेरा पीछा करते हुए बाल रोड तक तो आ गए थे, लेकिन अब हैरान और परेशान खड़े थे। दाएं बाएं गुजरती ट्रैफिक को देख रहे थे। उनमें वो दूसरा बदमाश भी था जो बस के पायदान पर मेरा रास्ता रोके खड़ा था। गालबन दूसरे लोगों की तरह उसको भी यकीन आने लगा था कि मैं किसी रिक्शा या टैक्सी में निकल गया हूँ। 10 मिनट बाद सब लोग वापस जा चुके थे। ये सोचकर मैं बहुत महफूज हुआ कि जब बस दोबारा रवाना हुई होगी तो मुसाफिरों के दरमियान इस सनसनीखेज वाक़े पर क्या तबसरे ना हुए होंगे। जितने मुंह होंगे उतनी ही बातें। शायद कुछ लोगों ने यह भी कहा हो कि मैं सर्कस का बाजीगर था या कोई बहुत खतरनाक किस्म का मुजरिम। मैं ये भी अंदाजा कर सकता था कि फायर करने वाला पकड़ा नहीं गया होगा तो उस रिवाल्वर की मदद से लोगों को दहशत ज़दा करके फरार होने में कामयाब हो गया होगा। और ऐन मुमकिन है कि वो फायर उसने मुझ पर ना किया हो, लोगों को खौफजदा करने के लिए किया हो। मेरे हक में यह भी बेहतर था कि वो फरार हो जाए, वरना पुलिस वाले मार मार के उससे कुछ पूछ लेंगे कि वो खुद कौन है और जिस पर उसने गोली चलाई थी वो कौन था। अगर डी सिल्वा चौधरी दिलावर ने उनको भेजा तो उसे मेरी तस्वीर दिखाई होगी या बताया होगा कि मैं कहाँ मिलूंगा। उनका नाकाम लौट जाना खुद उनके हक में भी बेहतर था। वो एक बार और कोशिश करने और कामयाब होने का दावा करके बच सकते थे, लेकिन उनका पुलिस के हाथों में पड़ जाना उन दोनों डिसल्वा और चौधरी दिलावर को बहुत महंगा पड़ता। या तो वो उन्हें नकद मुआवजा अदा करके छुड़ाने पर मजबूर हो जाते या अफशाए राज की सूरत में उनका खात्मा करने पर। अब मुझे उस कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर जाना था। जाने से पहले मैंने एक गोशे में रखा हुआ फ्रिज खोला क्योंकि प्याज से मेरे हलक में कांटे से पड़ रहे थे। फिर मुझे फ्रिज के अंदर बहुत आला किस्म की फेरनी के प्याले नजर आए, मट्टी के छोटे छोटे प्याले जो एक दूसरे के ऊपर उल्टा कर रख दिए गए थे। मैंने प्यालों के 3 जोड़े साफ किए, उनको फिर उसी तरह रखा और बाहर आ गया। बाहर जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी, लेकिन मेरी निगाह हर अजनबी सूरत को देखती जा रही थी। मैं मसनूई आबशार के पास से गुजरा और ओपन एयर रेस्टोरेंट के पास से घूम के सीधा चलने लगा। मेरे बाएं हाथ पर मस्जिद और सब्ज़ार थे और उससे आगे जरा पहाड़ी के ऊपर कहीं ओपन एयर थिएटर था जो दरख्तों के हिसार से। मेरे बाएं हाथ पर मस्जिद और सब्ज़ार थे और उससे आगे पहाड़ी के ऊपर कहीं ओपन एयर थिएटर था जो दरख्तों के हिसार में नीचे से दिखाई भी ना देता था। ये दरख्त सड़क के दोनों किनारों पर किसी जंगल की तरह उगे हुए थे और बहुत पुराने थे।
फ़र्क सिर्फ ये था कि इस बाग में इल्मे नबातात का मुतालिया करने वालों के लिए वो सब दरख्त लगाए गए थे जो यहाँ की आबो हवा में परवरिश पा सकते थे। हर दरख्त पर एक छोटी सी तख्ती लगी हुई थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। यह हम फहम जबान के नाम नहीं थे बल्कि बूटनी के इंतहाई मुश्किल लातीनी नाम थे। शाम को इस सड़क पर तफरीह के लिए आने वालों का हुजूम रहता था, मगर इस वक्त पूरे बाग पर ऐसी खामोशी और वैरानी का तसल्लुत था कि फजा भी सोई सोई सी लगती थी। चिड़ियाघर के जंगले में तैरती हुई बतखों पर नजर डालता हुआ उस गुमनाम मज़ार के पास से गुजरा जहाँ हर जुमेरात को शाम कवाली होती थी और मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि इसका एहतमाम किसी खातून की तरफ से होता है। मैं अपने ख्यालात में महव था कि उसके बावजूद मैंने अचानक अपने पीछे नमूदार होने वाली गाड़ी की आवाज़ सुनी। चिड़ियाघर के दरवाजे के सामने 2-4 गाड़ियां इस वक्त भी खड़ी थी और कुछ लोग बीवी बच्चों के साथ टिकट लेकर अंदर जा रहे थे। मुझे मुतवज्जो करने वाली इंजन की गैर मामूली आवाज़ थी, क्योंकि बार रोड की तरफ से आने या जाने वाले सड़क के इस मुख्तसर से हिस्से में तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा नहीं करते जहाँ हर वक्त बच्चे मौजूद रहते हैं।